कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग भारतीय भूगोल का एक सीरीज चालू करके रखे हैं और उसको चला रहे हैं और आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। उसी सीरीज में प्रीवियस वीडियो हम लोगों का था प्रायद्वीपीय भारत का पठार। उसमें से हम लोग अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार डिस्कस कर चुके थे और साथ में ही प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हम लोग एक संक्षिप्त अध्ययन किए थे। चलिए, तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पार्ट 2 आपके सामने लेके आया हूँ। उसमें से कुछ प्रायद्वीपीय भारत के पठार की कुछ प्रमुख पठार श्रेणी और पर्वत हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन से पठार हैं। अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, फिर इसके बाद मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी ये। फिर इसके बाद दक्कन का पठार है अपना यहाँ पे है सतपुड़ा श्रेणी और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य का जो भाग है महाराष्ट्र का, उसको हम वहाँ पे है क्या, दक्कन का पठार। फिर इसके बाद दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ी। ये सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ भी छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं आएंगे। टोटल क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे, बस आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। तब आपको ईमानदारी दिखानी होगी, तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बता रहा हूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। खासकर ये ग्रुप सी और डी ग्रेड के जो पढ़ रहे हैं लोग, वो लोग क्या है कि ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एसएससी वाले हो गए, ग्रुप डी सी, ये जो रेलवे वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, वो ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो ट्रिक ज़्यादा फॉलो करते हैं। और ट्रिक में होता क्या है भाई कि आपको बार बार उसको रिमाइंड, कितना ट्रिक याद करोगे आप, कितना ट्रिक करोगे। पूरा भूगोल आप ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं, पूरा आप इतिहास नहीं याद कर सकते, हिस्ट्री नहीं याद कर सकते, कितना ट्रिक याद करोगे। और बात रही ट्रिक की, तो ट्रिक में आप केवल तथ्यों को याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर उनकी बेसिक जानकारी अगर आपसे पूछ दी जाए तो आप वहाँ पे अटक जाओगे। और आजकल जो पेपर आ रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग जीके जीएस में सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन कर पाते हैं। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं, जितना वीडियो में बताया जा रहा है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, आप प्रॉपर एक नोट बनाएंगे। नोट्स बना के वीडियो चालू करके ईमानदारी से 3 से 4 बार उसको देख के पढ़ लेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक याद हो जाएगा दिमाग में। आपको मैप एनालिसिस के साथ दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे, कहाँ पे और क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए, अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और हम आज डिस्कस करेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुका है। तो आज हम लोग कवर करेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इसके जितने और हो सकेंगे वो हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो इसको आप क्रम वाइज नोट कर लेंगे, फिर इसी के आधार पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, एक बार देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए लिखिए, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी कौन सी है। विंध्य पर्वत श्रेणी ये है, ये रेड कलर की जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है।
तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति लिखेंगे, इसकी स्थिति कहाँ है। चलिए लिखिए, विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में तथा नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में है। पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, थोड़ा सा भाग इसका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में। पहला क्या लिखे हैं, यह मालवा के पठार के दक्षिण में और नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसके बारे में कि इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, थोड़ा सा यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार तक, ठीक है। इतने राज्यों में ये फैला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, इसकी लंबाई कहाँ से कितनी लंबाई है इसकी? इसकी लंबाई 1086 किलोमीटर है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार 1086 किलोमीटर है, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि विंध्य पर्वत श्रेणी को के पूर्वी साइड में दो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, एक भांगेर पहाड़ी और दूसरा कैमूर पहाड़ी। दो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ऐसा लिखेंगे कि विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग को भांडेर पहाड़ी या कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसा आप लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको हम बना के बता देते हैं, रफली बना के समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको, है ना। ये विंध्य पर्वत, ये पॉइंट्स आप 3 से 4 लिख लिए हैं। अगर ऐसा बना के हम आपको समझाएं तो बहुत अच्छे से शायद समझ में आ जाएगा। ये है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक। और विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ से स्टार्ट है? गुजरात से। यहाँ गुजरात का कुछ एरिया से यहाँ से स्टार्ट है, फिर ये मध्य प्रदेश, थोड़ा सा यूपी में जाता है, फिर बिहार तक विस्तृत है। तो ये है गुजरात से कहाँ तक विस्तृत है? बिहार तक, ठीक है। अब हम लोग इसको श्रेणियों में डिवाइड कर देते हैं, गुजरात का कुछ भाग और मध्य प्रदेश का। गुजरात मध्य प्रदेश, मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से गुजरात श्रेणी, मध्य प्रदेश श्रेणी, भांगेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी, ऐसे भाग में डिवाइड करके अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं गुजरात श्रेणी। गुजरात श्रेणी, या ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना, विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़ रहे हैं। ये गुजरात श्रेणी हो गया आपका। ये ग्वालियर श्रेणी है, मतलब ये ज़्यादातर भाग इसका ग्वालियर में साइड में विस्तृत है, इसलिए ग्वालियर श्रेणी, या इसको हम मध्य प्रदेश श्रेणी भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद भांगेर श्रेणी, फिर इसके बाद कैमूर श्रेणी, ठीक। ये हम लोग इसको श्रेणी में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। तो जैसे ही गुजरात से हम लोग चलते हैं, इसका विंध्य पर्वत श्रेणी गुजरात से फैल के जब आगे बढ़ती हुई जाती है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में ये यहाँ पे इंदौर के पास एक हिल स्टेशन है। इंदौर के पास एक कस्बा है महू एक कस्बा है इंदौर के पास में, महू।
वहाँ पे एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे एक हिल स्टेशन है। महू इंदौर के पास में है, इंदौर के पास में है, इंदौर के पास में है। और महू से 11 से 12 किलोमीटर, महू से 11 से 12 किलोमीटर अपना विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। वहीं पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है जनापाव हिल स्टेशन। जिसका नाम है जनापाव हिल स्टेशन। और इसी हिल स्टेशन, पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि इस हिल स्टेशन पर एक शिवलिंग है, जम्बेश्वर शिवलिंग का मंदिर है। और कहा जाता है पौराणिक कथा के अनुसार कि जम्बेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि के कर कमलों द्वारा किया गया था, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। इसके बाद अब हम आगे आते हैं तो मध्य प्रदेश में ही एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत उसको मानते हैं लोग, बहुत मतलब वो है तो जिला लेकिन काफ़ी लोग उसको जानते हैं। वो है क्या, यहाँ पे है पन्ना जिला। अब तो आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी समझदार हैं आप लोग। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि पन्ना जिला किसके लिए फेमस है, हीरा के लिए। हीरा की खान पन्ना जिले में है और बाघ सुरक्षित, बाघ रिजर्व इसके लिए फेमस है। ये हीरा तथा बाघ सुरक्षा के लिए पन्ना जिला फेमस है, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरह से हम लोग ने विंध्य पर्वत श्रेणी का अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। चलिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सबसे पहले हम इसकी अवस्थिति देख लेते हैं कि इस मैप में इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे लोकेट है। तो ये है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी और ये है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो पॉइंट्स लिखेंगे। पहला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी तथा ताप्ती भ्रंश घाटी के बीच में स्थित है या बीचों बीच स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सेकंड पर्वत लिखे। ब्लॉक पर्वत क्या होता है देख लीजिए। ये हो गया अपना जमीनी सतह, ये हो गया अपना जमीनी सतह। जमीन का वह सतह है, यहां से क्या हो गया, ये धंस गया। ये जमीनी सतह हो गया और सतह का कुछ भाग धंस गया, मतलब अवतलित हो गया, धंस गया नीचे। ये वाला पार्ट ऐसे नीचे की ओर धंस गया, नीचे धंस गया यहाँ। तो यह एक पर्वतनुमा संरचना बन गई। पर्वत न बनते हुए भी यह एक पर्वत बन गई और ये दो घाटियों का निर्माण हो गया। इसी को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। और दो भ्रंश घाटियों के बीच जो पर्वत स्थित होता है उसको हम ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे कि सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के देखिए, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ये है ताप्ती भ्रंश घाटी और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में देखिए तो ये है नर्मदा भ्रंश घाटी। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बिल्कुल दिमाग से आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर आप बाय मैप एनालिसिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप क्वेश्चंस गलत करके ही नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है ना। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी मतलब याद हो जाती है, मतलब दिमाग में सेट हो जाती है कि अब हीरो एक्शन करने वाला है या कुछ भी।
तो वो आपको मतलब दिमाग में सेट हो जाता है। इसी तरह से अगर मैप के साथ आप एनालिसिस करके पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ब्लॉक पर्वत समझ में आ गया, ये होता है ब्लॉक पर्वत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स लिखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी तथा उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है। सेम पॉइंट है, जैसा पहला पॉइंट बोला था उसी से एक पॉइंट निकल के आया है, उसको आप देख लीजिए। चलिए, अब नर्मदा पर्वत श्रेणी को मुख्यतः 3 पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। नर्मदा ऐसे लिखेंगे, नर्मदा पर्वत श्रेणी को मुख्यतः 3 पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं वो पहाड़ी? पहला राजपीपला, राजपीपला पहाड़ी। सेकंड लिखेंगे महादेव पहाड़ी। थर्ड लिखेंगे मैकाल पहाड़ी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को 3 प्रमुख पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? राजपीपला श्रेणी, फिर इसके बाद महादेव श्रेणी, फिर इसके बाद मैकाल पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बन सकता है। इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है, इसका विस्तार कहाँ तक हुआ है? इसका विस्तार लगभग 1100 किलोमीटर विस्तार, इसका विस्तार लगभग 1100 किलोमीटर, इसका विस्तार लगभग 1100 किलोमीटर हुआ। और कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है ये भी आपको लिखना है। यहां से देखिए, सतपुड़ा ऐसा लिखेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा करके है, मैप में थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है। गुजरात, यहाँ पे थोड़ा सा इसका महाराष्ट्र को भी टच करता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा भाग इसका मध्य प्रदेश में है ना, सबसे ज़्यादा भाग इसका मध्य प्रदेश में है। और फिर ये कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है। ये लास्ट का जो है ना मैकाल पर्वत, मैकाल पहाड़ी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, तो ऐसा लिखेंगे इसका विस्तार गुजरात से छत्तीसगढ़ तक है तथा इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी जाता है। ठीक है, ये विस्तार के बारे में हो गया। 3 पहाड़ियों में है, विस्तार हो गया, कितने किलोमीटर तक यह विस्तृत है वो भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग लिखेंगे, इसको भी बना लेते हैं। श्रेणी में डिवाइड करके अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और एक मूवी की तरह हमारे दिमाग में सेट भी हो जाएगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कहाँ से है? यहाँ गुजरात से स्टार्ट है। गुजरात कहाँ तक जाता है? छत्तीसगढ़ तक। ठीक, गुजरात से छत्तीसगढ़। प्रमुख रूप से यह 3 पहाड़ियों में विभाजित किया गया है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कौन कौन से? ये है आपका राजपीपला, राजपीपला पहाड़ी। ये है आपका महादेव पहाड़ी, और ये है आपका कैमूर पहाड़ी, ओ सॉरी मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। ये आपके 3 पहाड़ियों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है,
अब हम इसके प्रमुख फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना। प्रमुख फैक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इस पहाड़ी में, इस पर्वत श्रेणी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में आते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको हम लोग देखेंगे। पेंच नेशनल पार्क बांधवगढ़ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो कि इसी पर्वत श्रेणी में आते हैं। इसको लिखेंगे, पेंच नेशनल पार्क तथा बांधवगढ़ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, सतपुड़ा पर्वत को जंगलों की रानी भी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के आसपास बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जंगल है, इसको जंगलों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत के सबसे पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी स्थित है। इसके मध्य में महादेव पहाड़ी स्थित है तथा इसके सबसे पूर्व में मैकाल पहाड़ी स्थित है, ऐसा लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक क्या है ना। चलिए, यहाँ पर ये महादेव पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी ज़्यादातर नहीं, संपूर्ण अगर कहें तो ये गलत नहीं है कि संपूर्ण महादेव पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है। तो मैं यहीं पर एक हाईएस्ट पीक है उसका, ये ठीक, क्या है इसका नाम, धूपगढ़ है ना। धूपगढ़ चोटी का नाम सुने होंगे, धूपगढ़। 1322 मीटर इसकी हाइट है, 1322 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। धूपगढ़ के पास में ही एक हिल स्टेशन है। धूपगढ़ के पास में ही एक हिल स्टेशन है, ठीक है, जिसको हम पंचमढ़ी हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। यह पंचमढ़ी हिल स्टेशन बायोस्फीयर के लिए भी जाना जाता है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत जगह, मध्य प्रदेश की अगर घूमने वाली जगहों में से एक चुनिंदा जगह इसको मान सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप 2-4-6 दिन अच्छे घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है। फिर धूपगढ़ हो गया, धूपगढ़ के पास में ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, ऐसा लिखेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। हो गया आपका, ठीक, हाँ। फिर इसके बाद लिखेंगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के महादेव पहाड़ी पर ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, और पंचमढ़ी हिल स्टेशन बायोस्फीयर के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, अब आते हैं हम लोग मैकाल पर। मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है मैकाल पहाड़ी। और मैकाल पहाड़ी पर भी एक चोटी स्थित है, अमरकंटक। अमरकंटक, यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है अमरकंटक, वहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है। वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी और सोन नदी, ठीक है। देखिए मैप में बताया गया है, ये यहाँ से ये है आपका अमरकंटक, ये आपका अमरकंटक। यहाँ से 2 नदियों का उद्गम हुआ है, एक नर्मदा सोन नदी और एक नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अपने भ्रंश में प्रवाहित होते हुए अपना जल खंभात की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है। इसी तरह से सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए वह गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको?
नेक्स्ट सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी समथिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट जिस सीरीज में हम लोग लिखे हुए थे उसी सीरीज में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपने सीरीज नोट किया होगा उसी सीरीज में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन के पठार के बारे में सबसे पहले जैसे कि सबकी स्थिति बताते आ रहा हूँ कि कौन सा पहाड़ी की स्थिति कहाँ है मैप में, इसी तरह से हम लोग दक्कन के पठार के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी अवस्थिति क्या है या इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है। दक्कन का पठार पॉइंट लिखेंगे, दक्कन का पठार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। समझ रहे हैं मेरी बात? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य में, मतलब यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दक्कन के पठार का ज़्यादा से ज़्यादा भाग महाराष्ट्र राज्य में आता है। दक्कन पठार का ज़्यादा से ज़्यादा भाग महाराष्ट्र राज्य में आता है। ओके। नेक्स्ट, दक्कन का पठार प्रमुख रूप से दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। दक्कन ट्रैप से बना हुआ है, जो कि दक्कन ट्रैप क्या है, एक प्रकार की चट्टान है, जो कि चट्टान वाली वीडियो में आप देखेंगे, उसमें डिस्कस किया गया है ना। यह ज्वालामुखी लावा से निकला हुआ, लावा से बना हुआ पठार है, बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया गया है, वो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद दक्कन के पठार में प्रमुख रूप से कुछ पहाड़ियाँ हैं, जो कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि दक्कन के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उसमें से कोई एक उठा के पूछ देगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। चलिए, दक्कन के पठार में हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, दूसरा है बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, तीसरा है अजंता पहाड़ी और चौथा है गविलगढ़ पहाड़ी। ये चारों पहाड़ी प्रमुख रूप से कहाँ हैं? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है और दक्कन के पठार पर ही स्थित है। कौन कौन सी हैं? हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, गविलगढ़ पहाड़ी, और भी हैं, लेकिन हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा उसमें छोटे छोटे हैं, वो पूछी नहीं जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, दक्कन के पठार में इतना सफिशिएंट है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दंडकारण्य का पठार। एक एक करके बताते जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल नोट करते जाना है। पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य दंडकारण्य का पठार। सबसे पहले इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि दंडकारण्य का पठार कहाँ पे स्थित है। तो दंडकारण्य का पठार छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि दंडकारण्य का पठार महानदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये महानदी है, महानदी के दक्षिण में ये है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार ये छोटा बना दिया हूँ, लेकिन ये यहाँ तक विस्तृत है,
दंडकारण्य का पठार प्रमुख रूप से 2 राज्यों में विस्तृत है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, दंडकारण्य का पठार प्रमुख रूप से 2 राज्यों में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य में। ओके, ये दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य के पठार, ये ध्यान से देखिए, दंडकारण्य के पठार के दक्षिण में, दक्षिणी भाग जो है वो बस्तर के पठार के नाम से जाना जाता है। मतलब इसी पठार का जो ये दक्षिणी भाग है, ये इसको हम बस्तर के पठार के नाम से जानते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, और बस्तर का जो पठार है, बस्तर का पठार जो है भारत में एकमात्र टीन का भंडारण कहाँ पे है? बस्तर के पठार में। मतलब भारत में एकमात्र टीन उत्पादन क्षेत्र क्या है? बस्तर का पठार, जो कि दंडकारण्य के पठार का ही भाग है। दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग को ही हम क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकेटेड है। और उसमें वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एकमात्र वो ऐसी जगह है जहाँ पर टीन का प्रचुर मात्रा में भंडार है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि महानदी है ये छोटा नागपुर का पठार है, ये महानदी है, और ये दंडकारण्य का पठार है। तो महानदी बेसिन, इसको आप हेडिंग डाल दें, छोटी सी एक हेडिंग है, इसी के बीच की है, तो इसको पढ़ते चलेंगे, है ना। महानदी बेसिन डालेंगे, हेडिंग डालेंगे महानदी बेसिन। महानदी बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। महानदी बेसिन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बेसिन, हाथ धोने बोलते हैं ना, खाना खाने के पहले बेसिन में हाथ धो लो। बेसिन मतलब एक कटोरा के आकार का, कटोरा के आकार का जगह, मतलब इस टाइप का, ये होता है बेसिन का स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें हम लोग हाथ धो के खाना खाने जाते हैं, ध्यान से। तो यहाँ पर एक बेसिन नुमा संरचना बन जाती है, बेसिन नुमा संरचना यहाँ पे बन जाती है। किसके किसके बीच में? छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में तथा दंडकारण्य के पठार के उत्तर में एक बेसिन नुमा संरचना, बेसिन नुमा संरचना बनती है, जिसको हम, जो महानदी के बीचों बीच होते, महानदी के पास में होता है, जिसको हम महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर धान की खेती प्रमुख रूप से बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ की जो मिट्टी है धान की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है, और यहाँ धान की खेती के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है। और पानी यहाँ समय समय पर चक्रवातों द्वारा सबसे, यहाँ इधर से चक्रवात उठते हैं तो इस पूर्वी घाटों में से टकराते हैं, तो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर से टकराते हैं, और वो चक्रवात महानदी बेसिन तक फैल जाते हैं, जिससे यहाँ पानी समय समय पर मिलता जाता है। यही कारण है कि क्योंकि महानदी बेसिन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। यही रीजन है कि छत्तीसगढ़ को हम धान का, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, है ना, तो छत्तीसगढ़ में आता है महानदी बेसिन। यही रीजन है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक और जिला है चंदौली, उत्तर प्रदेश में एक जिला है चंदौली, उसको भी हम धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम अपेक्षा करते हैं कि आपको महानदी बेसिन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में एक बार बताइएगा। नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सबको बताता आया हूं कि कहाँ पर इसकी स्थिति है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसी तरह से हम लोग छोटा नागपुर के पठार को भी देखेंगे। प्लेटूस ऑफ छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये जो आपको दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर का पठार
छोटा नागपुर का पठार प्रमुख रूप से 2 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से? झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, ये देख कुछ पार्ट इसका पश्चिम बंगाल में आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? छोटा नागपुर का पठार प्रमुख रूप से 2 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से? झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, जो छोटा नागपुर का पठार है, जो छोटा नागपुर का पठार है, यह 2 भागों में, यहाँ से नहीं, यहाँ से प्रमुख 2 नदियों का उद्गम होता है। छोटा नागपुर के पठार से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक है दामोदर नदी और एक है स्वर्णरेखा नदी। एक है दामोदर नदी और एक है स्वर्णरेखा नदी। चलिए तो दोनों नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या फैक्ट्स हैं। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ध्यान से यहाँ पे आप देखेंगे, ये है अपनी गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से आते हुए ये पश्चिम बंगाल से फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहीं पश्चिम बंगाल से एक इसकी धारा निकलती है ऐसे और आके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना ये जल गिराती है, ये ऐसे। ये है हुगली नदी, इसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ से देखा जाए, यहाँ से ये है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करते हुए यह अपनी भ्रंश में, मतलब अपनी भ्रंश में बहते हुए यह हुगली नदी से आकर मिल जाता है। ठीक है, और दामोदर नदी को ही बंगाल का अभिशाप कहते थे। अब तो नहीं, अब तो वहाँ पे बांध का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले वहाँ उसको, जिस तरह से कोसी को बिहार का शोक कहते थे, उसी तरह से दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था। चलिए ठीक है, तो ये है आपका कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली नदी में आके मिल जाती है। यहीं पे हुगली नदी के किनारे पर ही कौन सा शहर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। चलिए, ये हुगली नदी हो गई। और एक नदी और निकलती है, वो है स्वर्णरेखा नदी। यहाँ से निकलती है स्वर्णरेखा नदी और यह अपना जल सीधे बंगाल की खाड़ी में गिराती है। स्वर्णरेखा, एक नोट्स लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, एक नोट। भारत की ऐसी 3 नदियां हैं, नोट में लिखेंगे, भारत की ऐसी 3 नदियां हैं जो अपने भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, पहली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। दूसरी नदी कौन सी है? तापी नदी। तीसरी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। नोट में लिखेंगे, भारत की प्रमुख 3 नदियां हैं जो कि अपने भ्रंशों में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी, तापी नदी और दामोदर नदी। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। ये जो दामोदर नदी आपको बताया, जो दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित कर देती है। एक इधर का भाग, दक्षिणी भाग, और एक उत्तरी भाग। तो जो उत्तरी भाग है उसको हम हजारीबाग का पठार कहते हैं और दामोदर नदी के उत्तरी के भाग, दक्षिणी भाग को हम रांची का पठार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रांची कहाँ है? रांची, एक पॉइंट लिखेंगे, रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ पे अगर देखें तो रांची यहाँ पे है, ये रांची है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर रांची है। तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के दक्षिणी भाग को, छोटा नागपुर पठार के दामोदर नदी के दक्षिणी भाग को हम रांची का पठार कहते हैं और दामोदर नदी के उत्तरी भाग को हम
हजारीबाग का पठार कहते हैं। ठीक है, दो पठार हुए। जो रांची का पठार है, जो रांची का पठार है, ये संप्राय मैदान का निर्माण करती है। कौन सा? संप्राय मैदान। रांची का जो पठार है वो संप्राय मैदान का निर्माण करती है। अब बात आती है कि संप्राय मैदान होता क्या है, इसको आप अच्छे से सुन लो। संप्राय मैदान वो होता है कि पठारी इलाका में एक समतल जगह, एक प्लेन जगह, जहाँ पर किसी प्रकार का पठार ना हो, पहाड़ी ना हो, ऐसी जगह को हम संप्राय मैदान कहते हैं। छोटी मोटी कोई पहाड़ी ना हो, है तो पूरा इलाका पठारी, लेकिन ऐसी जगह वहीं पठार के बीच में जहाँ पर एक मैदान हो और उस मैदान में कोई छोटी मोटी कोई पहाड़ी या पर्वत ना हो। ठीक है, ऐसी जगह को हम संप्राय मैदान कहते हैं। तो रांची का पठार एक संप्राय मैदान का निर्माण। अब हम लोग बात किए दामोदर नदी की, स्वर्ण रेखा नदी की बात हो गई कि स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से उसका उद्गम होता है और यह बहते हुए पूर्व की ओर बहेगी और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। एक फैक्ट इसका और है कि झारखंड की राजधानी रांची स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है ना। चलिए, अब हम लोग छोटा नागपुर के पठार पर कुछ और फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज संपदा की दृष्टिकोण से यह बहुत धनी है। मतलब यहाँ पर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर लोहा, कोयला, यूरेनियम जैसी धातु भी यहाँ पे पाई जाती है। लोहा, कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, आदि का यहाँ प्रचुर भंडार है। यही कारण है कि इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसको भारत का रूर प्रदेश, ये रूर प्रदेश आया कहाँ से, ये रूर प्रदेश क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये रूर शब्द जर्मनी का शब्द है। ठीक है, रूर शब्द जो है वो जर्मनी का है। जर्मनी में दो नदियां बहती हैं, रूर और राइन नदी। रूर व राइन, जर्मनी में दो नदियां हैं, प्रवाहवान हैं, रूर और राइन, और उन दो नदियों के बीच एक जगह है, उसको हम रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा कि एक नदी यहाँ से बह रही है, एक नदी यहाँ से, ये रूर हो गई और ये राइन हो गई, इसके बीच की जो जगह है इसको हम रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं, है ना। रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ पर खनिजों का प्रचुर भंडारण है, बहुत भंडार है खनिजों का, इसलिए उसको रूर प्रदेश कहते हैं। उसी आधार पर छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश नाम दिया गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए, यह है छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी स्थित है जिसको हम बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी, जो कि संपूर्ण रूप से किस राज्य में है, झारखंड राज्य में। ध्यान से रखिएगा और समझिएगा, यह है राजमहल की पहाड़ी जो कि प्रमुख रूप से झारखंड राज्य में है और छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी एरिया में है, उत्तर पूर्वी साइड में है। ये रहा आपका छोटा नागपुर का पठार, उसका अध्ययन हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिलांग का पठार या मेघालय का पठार। चलिए, शिलांग का पठार, शिलांग या मेघालय का पठार ऐसे।
चलिए हम लोग पढ़ेंगे शिलांग या मेघालय का पठार। चलिए सबसे पहले बता दें, पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे शिलांग या मेघालय के पठार पर। ये जो मेघालय है, ये मेघालय है, इसकी 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जो मेघालय का पठार है या शिलांग का पठार है, यह स्वतंत्र पठार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही भाग है, जो कि प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है, उसको आप देखिएगा। ये है राजमहल की पहाड़ी, और ये राजमहल की पहाड़ी जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया ही गया है कि राजमहल की पहाड़ी पहले कहाँ तक विस्तृत थी, मेघालय तक, ठीक है, यहाँ तक विस्तृत थी। और ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये दोनों नदियों ने यहाँ की जो पहाड़ी थी उसको काट के बहा दी, तो यहाँ पे एक गैप हो गया, जिसको हम इधर राजमहल है, इधर गारो, इसको हम, इस गैप को हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं, या इसको हम मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। किस गैप से? मालदा गैप, मालदा गैप, इसको हम मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। और ये नदियाँ क्या करी कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है कि नदियों द्वारा बहा कर लाए गए माटी और बालू, रेत लाकर वो ये वहाँ की जगह को पाट दी, भर दी, वहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो गया, क्योंकि बांग्लादेश का वो एरिया है। यही रीज़न है कि बांग्लादेश पूर्ण रूप से क्या है, मैदानी इलाका है, ठीक है। तो इस गैप को हम मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत का ही ये भाग है, ये स्वतंत्र रूप से कोई पठार नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रमुख रूप से 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो शिलांग पठार का या मेघालय के पठार में प्रमुख रूप से 5 छोटी छोटी पहाड़ियों को लिया गया है। वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 5 पहाड़ियाँ थी, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा। पहला है गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, रेगमा और मिकिर, ठीक। ये 4 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो कि मेघालय पहाड़ के अंतर्गत हैं। अब इनमें से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 3 पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये प्रमुख रूप से किस राज्य में है? मेघालय में। गारो, खासी और जयंतिया ये प्रमुख रूप से मेघालय राज्य में है, और रेगमा और मिकिर जो पहाड़ी है वो असम राज्य में है। ये है रेगमा और मिकिर जो कि असम राज्य में है, और गारो, खासी और जयंतिया ये है 3 जो कि मेघालय राज्य। अब इसके हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं। हाँ, जो मेघालय का जो पठार है उसकी एक हाईएस्ट पीक है जो कि गारो पहाड़ी पर स्थित है। गारो पर, इसका नाम है नोक रेक, जिसका नाम है नोक रेक, ठीक है, जिसका नाम है नोक रेक। चलिए, इस तरह से हम लोग आज शिलांग या मेघालय के पठार तक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पश्चिमी घाट का कुछ पहाड़ियों का अध्ययन, पूर्वी घाट के पहाड़ियों का अध्ययन, नीलगिरी का अध्ययन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो होगा वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के लिए। इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत का पठार नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए मेरे को, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो उस पर हम फिर से मेहनत करके आपके लिए थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जय हिंद।